इन्होंने बताया, यानी जो योगी जन जो होते हैं अपनी मृत्यु को कपालरंध्र के द्वारा यानी सहस्रार जिसे कहते हैं यहाँ से बाहर निकालते हैं। अब कहते हैं कि अगर हम आज की उसमें बात करें परिवेश में, कहते हैं कि जैसे हाथ की कटोरी टाइप की बना दो, थोड़ा सा इसमें पानी डाल के ना इस यहाँ डालना चाहिए गर्मियों के समय, प्रातः हमेशा, सुबह के समय, दिन के समय, शाम के समय। ठीक है, क्यों करना चाहिए? इन्होंने कहा था कि जब ये किया जाता है तो जो शरीर का जो ताप होता है उसको कम करता है, मस्तिष्क के ताप को कम करता है। तो इसका फायदा क्या होता है कि जो ताप के कारण जो शरीर में अंदर जो गर्मी बढ़ती है, दृष्टि दोष होते हैं, नेत्रों के जो दोष होते हैं उसको दूर करता है। इसलिए जो योगी जन होते थे अपने माथे में चंदन लगाते थे। चंदन का मतलब क्या होता था कि माथे में ठंडक देना। जब माथा कहते हैं ना माथा शांत रखना चाहिए, तो माथा शांत रहने से जो हमारे ब्रेन होता है, जो नर्वस सिस्टम कहेंगे, वो ज्यादा एक्साइटेड नहीं होता। ओके, तो ये इसके फायदे हैं। इसलिए जैसे गर्मियों के समय कोई कहीं से आता है, बाहर से आता है, एकदम गर्मी ज्यादा लगती है, बेचैनी होती है, दाह होती है, आंखों में जलन होती है, तो इस क्रिया को मतलब तुरंत आते ही नहीं करना चाहिए। बाहर से आके 10-15-20 मिनट के बाद अगर ये जो सर को गीला करना चाहिए। ठीक है, तो इसके फायदे होते हैं, मोतियाबिंद जैसे रोग दूर होते हैं, दृष्टि दोष दूर होते हैं, हाई ब्लड प्रेशर के लिए मिरेकल का काम करती है। ठीक है, तो हाई ब्लड प्रेशर के व्यक्ति को हमेशा यहाँ पे जब नहाते समय सबसे पहले पानी यहाँ डालना चाहिए। डालना तो सभी को चाहिए, लेकिन हाई प्रेशर का जो व्यक्ति होता है उसको 2-3 बार डालना चाहिए ना। सुबह भी मतलब 2-3 बार सुबह डालना चाहिए, 2-3 बार दिन के समय, 2-3 बार शाम के समय। इतनी बात समझ आ रही? फिर कर्ण रंध्र का बोला, जैसे कोई भी तेल ले लो, सरसों का तेल ले लो, उसमें उन्होंने बता रखा जो पुस्तक में वर्णित है, उसमें लहसुन को थोड़ा पका के जब ठंडा हो जाए तो गुनगुना गुनगुना कानों में डालना चाहिए। ठीक है, रुई की मदद से। फिर उसको रुई से ढक देना चाहिए। रुई से क्यों ढक देना चाहिए कान को? ताकि जो बाहर का जो डस्ट है वो तेल में आके चिपके ना, तो रुई उसको कवर का काम करते हैं। जैसे बच्चों को जब नहलाते हैं तो उसके कान में रुई डाल देते हैं, ताकि जो साबुन है या जो भी शैम्पू वगैरह है उसके कानों में ना जाए, जमा ना हो, गंदगी जमा ना हो। तो कानों में हमने से तेल पकाया लहसुन का, और जब वो ठंडा हो जाए, गुनगुना हो जाए, तो रुई की मदद से, कॉटन की मदद से 2-3 ड्रॉप दोनों कान में डाल देते हैं, उसको रुई से ढक देते हैं। फिर आधा घंटा बाद, 1 घंटे बाद, ताकि जब मैल और तेल आपस में मिलके मैल को मुलायम कर दे वो तेल, तो क्या करना चाहिए, चाहे इंडेक्स फिंगर लो, चाहे मिडिल फिंगर लो, चाहे रिंग फिंगर लो, उसको कानों के अंदर करते हुए एकदम वैक्यूम दीजिए और तुरंत बाहर लेके आएंगे। तो वैक्यूम देने से क्या होता है कि जो मैल होता है उंगलियों की पोर में चिपक जाता है और बाहर आ जाता है। और दूसरा क्या होता है कि जब हम वैक्यूम देते हैं तो जो हमारे कान के अंदर जो ब्लड वेसल्स होती है उसमें भी मूवमेंट होने लगता है, उसमें प्रेशर पड़ता है। वैक्यूम जो क्रिएट होता है तो उसमें प्रेशर पड़ता है, तो कान के अंदर जो ब्लड वेसल जो होती है, ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर होने लगता है। अब इसका जो आध्यात्मिक लाभ क्या है, तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो एक्सेस जो वैक्स होता है गंदगी की वो दूर होती है, तो कान से सुनाई देने लगता है। दूसरी चीज उन्होंने क्या कहा है कि जो इसका आध्यात्मिक लाभ ये है कि ये हमारे नाद ध्वनि जो होता है ना, नाद योग के लिए फायदेमंद होता है, ध्वनि के लिए। तो कहते हैं कि जब हम इसकी प्रयास करते रहते हैं, जो योगी जन जब कहते हैं ये करते हैं, तो उसको सिर्फ बाहर की सूक्ष्म से सूक्ष्म जो आवाज ही सुनाई नहीं देती, शरीर के अंदर जो भी वायु का जो आवागमन है, पंचवायु के जो कार्य होते हैं, रक्त का है, ये सारे उसको ध्वनि इतना उसका जो कान जो इतना एक्टिवेट हो जाता है, इतना सक्रिय हो जाता है कि उसको छोटी सी सूक्ष्म से सूक्ष्म आवाज भी सुनाई देने लगती है। तो इतनी यहाँ तक क्लियर है। अब आगे चलूं। अब हमारा आता है हृदय धोती। ठीक है, तो धोती के अंतर्गत हमारा तृतीय पार्ट जो होता है, पहले अंतर्धोती था, फिर हमारा दंत धोती था, अब हमारा था हृदय धोती। हृदय धोती का मतलब है हृदय धोती माने स्वच्छता, यानी कि अब लेकिन यहाँ सिर्फ ये नहीं कि हृदय की ही सफाई हो रही है, हृदय के साथ साथ यहाँ पे आपके फूड पाइप की सफाई होती है, पेट की सफाई होती है, और हमारे जो फेफड़े होते हैं इसकी सफाई होती है। अब इसके भी हृदय धोती के 3 भाग इन्होंने बता रखे हैं। इसको भी सबसे पहले उनका दंड का बोल रखा है। तो दंड धोती में हम क्या करते हैं, दंड का मतलब होता है डंडा। अब लेकिन यहाँ किसका इस्तेमाल हो रहा है, तो हृदय धोती को फिर भी बताते हैं 3 भागों में बांटा है। दंत धोती, ठीक है, वमन इन्होंने बोल रखा है, और तीसरा इन्होंने क्या बोल रखा है, वसन। ठीक है, तो हम अगर दंड की बात करते हैं, दंड जिसे कहते हैं हम डंडा, धोती माने स्वच्छता। अब जैसे कहते हैं केले का जो मुलायम डंडा होता है, ये हल्दी का डंडा होता है, बेत अगर देखते हो बेत उसका डंडा। ठीक है, जैसे आजकल जो हम अगर मॉडर्न की बात करें तो हम किसका यूज करते हैं, रबड़ का यूज करते हैं। ओके, तो उन्होंने कहा इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो जो परंपरागत है, तो उन्होंने बताया ये 4-5 इंच लंबा होना चाहिए, और जिसका जो व्यास यानी कि जो गोला होता है, ठीक है, वो आधा इंच होना चाहिए। ठीक है ना। अब कहते हैं, मैं पहले परंपरागत की बात बता रही हूँ कि जो मेंशन है इसमें
हमारे 36 और 37 जो जो सूत्र है इसके अंतर्गत, ठीक है ना। अब इन्होंने कहा कि इसको क्या था, जैसे आपने 2-3 गिलास पानी पी लिया, उसके बाद ये जो मुलायम वाला भाग को, ठीक है, छीलना है ताकि उसके जो पोर्स होते हैं वो आपके गले में ना लगे। गले को ऊपर करते हुए, गले को ऊपर करते हुए, इसमें थोड़ा श्वास की टेक्निक होती है। जैसे अगर आप देखते हो, खुद महसूस करेंगे, आंखें बंद करते हैं, जब आप श्वास छोड़ते तो आप महसूस करेंगे गला फैला सा लगता है। जब आप सांस लेते हैं तो जब सांस लेते हैं तो गला फैलता सा लगता है, जो यहाँ का एरिया, और जब सांस छोड़ते तो गला कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस होती है, रिदम होता है। तो गला, गर्दन ऊपर करते हुए धीरे धीरे जीभ से टच करते हुए, देखो टेक्निक होती है हर चीज की। अगर टेक्निकली करेंगे तो कोई तकलीफ नहीं होती, कोई कष्ट नहीं होगा, लेकिन अपनी मर्जी से जबरदस्ती करेंगे तो व्यक्ति स्वयं अपने को घायल कर सकता है, ठीक है। तो गर्दन को ऊपर करते हुए मुलायम भाग को आराम आराम से, जैसे मैंने बताया था जो पुस्तक में वर्णित है, तो 2 इंच तक अंदर जैसे डाला जाता है, ठीक है। अब क्या होता है, उसके बाद धीरे धीरे अगर घुमाया जाता है, और थोड़ा भार भी तो होना चाहिए, ताकि अगर 4-5 इंच है तो 2-2.5 इंच अंतर गया तो 2-2.5 इंच भारी होगा। और धीरे धीरे ऐसे अगर घुमाते तो क्या होता है, एकदम प्रेशर के साथ, क्योंकि वो एक वैक्यूम क्रिएट करता है, लंग्स में क्रिएट करता है, पेट में क्रिएट करता है। जब हम उसको बाहर निकालते हैं घुमाने के बाद, तो क्या होता है, एकदम से कफ भी बाहर आता है, कफ बाहर आता है, पित्त बाहर आता है। और जो हमारी जो ये गले के और लंग, जो हमारा ओएसोफेगस फूड पाइप कहते हैं, उसमें जो दीवारों में चिपका हुआ जो एक्सेस जो चिकनापन होता है, वो भी स्पीड के साथ बाहर आता है। देखिए कफ अलग चीज होती है, और जो चिकनापन होता है, जो हमारी आंतों की दीवार में एक लेयर बना के रखती है, उसको प्रोटेक्ट करती है, वो चीज अलग है। तो वो एक्सेस बाहर आता है, तो ये इसके लिए फायदेमंद होता है। और मॉडर्न की बात करें तो जैसे हम देखते हैं, हम जो रबड़ का जो करते हैं दंड, उसको इस्तेमाल करते हैं। सेम टेक्निक वही होता है, उसको पहले पकाया जाता है, पानी में पकाया जाता है, फिर नमक के पानी में पकाया जाता है, ताकि जाके उसके केमिकल होंगे वो हट जाए। और इसमें क्या जाता है, चाहे केले का तना लो, चाहे इसमें लो, कहते हैं जो गले से डाला जाता है उसमें हल्का सा घी लगा लेना चाहिए, ताकि सरलता से, चिकनाई से वो गले के अंदर से होता हुआ हमारी फूड पाइप में चला जाए। क्लियर, ये ठीक है। तो ये यहाँ पे इन्होंने इसके फायदे बता रखे हैं। और कहते हैं इसमें जो हमारी यहाँ के फूड, जब हम जाते हैं, जो वैक्यूम क्रिएट होता है, तो लंग्स में जो क्रिएट होता है, लंग्स में भी कफ बाहर आता है, पेट में जो एक्सेस कफ और पित्त होता है वो बाहर आता है। अब कहते हैं हृदय का क्या इसमें क्या रोल होता है, कहते हैं जब हमारी छाती में एक्सेस कफ जमने लगता है, या हमारे, तो क्या था, उसका जोर कहाँ पड़ता है, हमारे हार्ट पे पड़ने लगता है। जब हमारे लंग्स की गंदगी दूर होती है, हमारे जो फूड पाइप की गंदगी दूर होती है, तो हमारे, तो लंग्स का तो सही होंगे ही होंगे, और हृदय पे भी, हमारे हार्ट में भी प्रभाव, जो साइड इफेक्ट होता है वो नहीं पड़ेगा, वो भी सही ढंग से कार्य करेगा। तो ये इसका बेनिफिट है। अब कहते हैं कि इसमें मतलब सावधानियां क्या है। देखिए एकदम से, जो कहते हैं ना हाई ब्लड प्रेशर वाला होता है, जो बेचैन होता है, चंचल व्यक्ति होता है, उसको ये नहीं करना चाहिए। और अब जिस जहां भी करें, पहले आप किसी के जो होते सुपरविजन में करें, सिर्फ पढ़ के सुन के करने में, और किसी के अंडर ऑब्जर्व उसमें सुपरविजन में करने में डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ये चीज बता रखा है। और जल्दीबाजी में ना करे, शांत मन से करे। क्लियर। अब थोड़ा आगे जाती हूँ। अब आता है हमारा इसमें वमन। देखिए आप में से कई स्टूडेंट करते हैं, तो इसमें देखते हैं, आपको खुद पता है कि अगर हम जब ये दंड धोती करते हैं, तो ये कफ जो कफ होता है, अस्थमा जो होता है, इन दोषों को दूर करता है। और जो जो हमारे जूसेस होते हैं, जो इसके द्वारा जो होते हैं, जब पेट की जो एक्सेस पित्त और कफ होता है दूर निकालता है, तो 1-1.5 घंटे बाद आप देखते हैं कि जो नए जूसेस बनते हैं, तो भूख सही लगती है और खाने का पाचन सही ढंग से होता है। तो ये दोषों को दूर करने में लाभदायक होता है। फिर आते हैं वमन। तो वमन को कहते हैं उल्टी। उल्टी का मतलब होता है उलट दिशा में जाना। इससे तो उल्टी कहते हैं, क्योंकि जो हम खाना खाते हैं वो लास्ट में डाइजेस्ट होके जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो मल मार्ग से बाहर आना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि कुछ चीज, कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसी चीज होती है कि जो हमें विपरीत दिशा में करते हैं, उलट दिशा में आती है। तो यानी कि जो हमारा मल मार्ग या मूत्र मार्ग से बाहर आना चाहिए, वो हमारा मुख मार्ग से बाहर आ रहा है, ठीक है ना। तो सॉरी, मूत्र तो नहीं कहूंगी, मल की बात करूंगी। लेकिन कहते हैं कि इसमें भी 2 चीज उन्होंने बोला था वमन में, वमन धोती में। एक होती है आपकी कुंजल क्रिया, एक होती है व्याघ्र क्रिया। कुंजल क्रिया क्या होती है, वो खाली पेट होती है। जो सुबह मलमूत्र का त्याग कर दिया, और खाने से आधे घंटे पहले 3-4-5-6-7 गिलास पानी गुनगुना पी लिया, नमक वाला छन्ना हुआ पानी पी लिया, आराम से बैठ के, उकड़ू बैठ के पीना है। उसके बाद जैसे गले तक आप लग गया कि अब नहीं पिया, जैसे अब उल्टी आने वाली है, तो इसमें जो हमारा होता है ना इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर, नेल्स कटे हुए होने चाहिए, और बिल्कुल
जो ऊपर एक जो तालू को चिपकाते हैं, जो ऊपर एक जो सॉरी जीभ को चिपकाते हैं, ऊपर से जो घाटी टाइप की होती है उसको टच करना होता है, और ठीक है, और राइट वाले हाथ से पेट को दबाना होता है, और कोहनी ऊपर करते हुए हाथ अंदर करते हुए एकदम से पानी को बाहर निकालना है। जैसे पानी बाहर आए तो धीरे से अलग कर लेना है, फिर हाथ को अंदर डालना है और पेट से राइट हाथ से पेट को दबाते हुए उसको सारा पानी को बाहर निकालना है। इसमें भी क्या होता है कि इसका फायदा तो पहले बताऊंगी, ये तो प्रोसेस हो गया, और तब तक करते हैं जब तक सारा का सारा पानी मतलब कफ और पित्त के साथ बाहर ना आ जाए। तो जो हम ऐसी क्रिया करते हैं, अब हम देखते हैं कभी कभी नाक से भी कफ आता है, नाक से पानी भी आता है, पानी के साथ कफ भी आता है, मुख से भी पानी के साथ साथ कफ आने लगता है, पित्त भी आने लगता है जो एक्स्ट्रा होता है। ओके, अब कहते हैं कि ये करना क्यों जरूरी है कि जो हमारे पेट में जो डाइजेस्टिव जूसेस बनते हैं, तो डाइजेस्टिव जूसेस क्या होते हैं, तो कभी क्या होता है कि एक्सेस बन जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्सेस बन जाता है, जिसके एक्सेस होने के कारण क्या होता है, अल्सर होने लगता है। ठीक है, तो ये क्या होता है, और ये शरीर में दोष उत्पन्न करने लगते हैं, तो उसको ये बाहर निकालने के कार्य करता है। ओके, अब कहते हैं कि और जिनको ये तो फायदा करते करता है, साथ ही साथ क्या होता है जब इसको कर लिया जाता है, तो जिनको मतलब हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, उनको कहते हैं नमक का इस्तेमाल, नमक के पानी का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि नमक की क्वालिटी होती है, ये एसिड की जो परसेंटेज होती है उसको कम करती है। ओके, तो ये एक्सेस वात, पित्त और कफ को बाहर निकालती है। देखो क्या होता है, जब हमें देखो उल्टी आता है तो पहले क्या होता है, हमारा कफ निकलता है, फिर जो नीचे बचा होता है वो पित्त निकलता है, जब कुछ नहीं रहता तो आप देखते हैं डकार के रूप में पानी थोड़ा थोड़ा बाहर आता है, तो जो जो दूषित जो वात होती है वो भी बाहर आती है। ओके, तो ये इसका है, लेकिन कॉन्ट्राइंडिकेशन वही है कि नेल्स कटे हुए होने चाहिए, लेकिन हार्निया के पेशेंट, हाई ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट होते हैं, ठीक है, तो उनको क्या है कि नमक के पानी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ओके, तो यहाँ तक मैंने आपको ये बता दिया है। अब कहते हैं ये, अब एक एक इसमें होती है व्याघ्र क्रिया। व्याघ्र क्रिया का मतलब क्या होता है, जैसे जानवर होते हैं, अगर आपके घर में जानवर होंगे, कुत्ता या बिल्ली होगा, तो आपने देखा होगा कभी कभी क्या होता है, उनको उल्टियां आने लगती है, कुछ ऐसा अनडाइजेस्टेड, कुछ खाना जब ज्यादा खा लेते हैं तो जो खाना नहीं पचता तो वॉमिट करते हैं, और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो बाहर निकाल देते हैं। तो व्याघ्र क्रिया वो होती है जो खाने के 3 या 4 घंटे बाद की जाती है, जो अनपच जो भोजन होता है उसको बाहर निकाला जाता है। इसमें भी 2-3 गिलास पानी पीना, सेम टेक्निक है, ये खाने के 3-4 घंटे बाद किया जाता है, जो कि अनपच भोजन जो होता है, अपच्य भोजन को मुख मार्ग से बाहर निकाला जाए। तो वही है, 2-3 गिलास पानी पीना है, और उसमें वही है, इंडेक्स फिंगर मिडिल फिंगर डाल के लेफ्ट वाले से पेट को दबाना है, और सारा जो डाइजेस्ट फूड है वो पेट से मुख मार्ग से पेट के द्वारा पेट से मुख मार्ग के द्वारा बाहर निकालना है। तो ये चीज उन्होंने बता रखी है। अब कहते हैं कि मतलब कब करना चाहिए ये, अब जो व्याघ्र क्रिया है हमेशा खाने के 3 या 4 घंटे बाद करनी चाहिए, जब आपको लगे कि खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, और जो हमारा जो कुंजल क्रिया होती है वो हमेशा खाली पेट होती है, प्रातः काल मल मूत्र का त्याग करने के बाद की जाती है। ठीक है, अब कहते हैं कि जो हमारी जो कुंजल क्रिया है कब कब करनी चाहिए, ये कहा है कि अगर देखो जो भी ये क्रिया होती है, ये जो मेद होता है, क्योंकि षटकर्म का प्रयोग हमेशा प्राणायाम से पहले कहा गया है, तो ये जो कुंजल क्रिया, जैसे मैंने कहा नमक के पानी का इस्तेमाल उनके लिए है जिनको हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो वो डेली कर सकते हैं मेद क्रिया, ठीक है, जिन पे हाइपर एसिडिटी होती है जिन पे, और उनको नमक के पानी का करना चाहिए। कुंजल क्रिया वो ज्यादा कर सकते हैं, कंटिन्यूटी में कर सकते हैं जिनके शरीर में एक्सेस मेद होता है। जब जैसे मेद की मात्रा यानी चर्बी की मात्रा कम होती जाए, तो धीरे धीरे कुंजल की जो रोज का जो रूटीन है धीरे धीरे कम करते रहना चाहिए। ठीक है, ये चीज बता रखा है। अब जो हाई ब्लड प्रेशर वाले उनके सौंफ के पानी का करना चाहिए। ओके, और लेकिन हार्निया हो गया, पेट संबंधित कोई दीर्घ बीमारी है, तब उसमें नहीं करना चाहिए। क्लियर, लेकिन हाई ब्लड प्रेशर भी कभी कभी क्या होता है, कईयों का बहुत ज्यादा होता है जो सहन नहीं कर पाते। एक तो होता है कि नॉर्मल है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एज फैक्टर भी काउंट करता है कि हम कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई तकलीफ नहीं है, तब तो कर सकता है वो भी सौंफ के पानी का। लेकिन कई लोग होते हैं उनमें क्या होती है, थोड़ा इम्यून पावर कम होती है, तो उनको नहीं कराना चाहिए, क्योंकि हर चीज जो होती है व्यक्ति की टर्म एंड कंडीशन को देखते हुए अप्लाई होती है। ओके, तो व्याघ्र क्रिया भी वही है, खाने के 3-4 घंटे बाद करनी चाहिए, ये हफ्ते में एक बार जरूर करनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है, अगर मैं बात करूँ तो लास्ट लास्ट जो वीक था तो उसमें मेरी तबीयत ऐसी हो गई थी, खाना भी कुछ ऐसा नहीं खाया था, बिल्कुल सिंपल खाना था, लेकिन जो थोड़ा प्रॉब्लम होती है तो स्मेल जो लगी थी दिमाग में, तो उसके कारण एक पता नहीं जीभ खराब हुआ और एकदम से वॉमिट हो गया। तो वो उस समय से, जब आपको लगता है कि किसी कारण से, किसी बीमारी के कारण, किसी भी कारण से आपका जो
डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, आपने भले हल्का भी खाना खाया, तो कभी कभी होती है स्थिति ऐसी आती है कि आप बिल्कुल भी हल्का खाना खा लें, लाइट कैलोरी, मतलब जैसे कहते हैं ना बिल्कुल सात्विक और बिल्कुल सूक्ष्म सुपाच्य भोजन थोड़ा भी करें, लेकिन वो भी डाइजेस्ट नहीं होता, तो मुख में जब वो आपका पेट भारी भारी लगने लगे, शरीर भारी भारी लगने लगे, तो व्याघ्र क्रिया करनी उत्तम रहती है। तो गुनगुना पानी वही है, नमक का पियो और उसको बाहर निकाल दो। इसका फायदा क्या होता है, जो हमारे पेट में जो अन्न पड़ा हुआ है, जो पचना था वो तो पच के आपका छोटी आंत में चला गया, बाकी वहां डाइजेस्ट होगा। अब जो यहाँ नहीं पचा है, तो इससे क्या होगा, यहाँ पे बैक्टीरिया डेवलप हो गए, या बैक्टीरिया क्या है, या तो क्या होता है कि यहाँ पचाने के लिए अमाशय को और ज्यादा प्रभाव कार्य करना पड़ेगा बाद तक, और दूसरा क्या होता है कि धीरे धीरे मुंह से स्मेल आने लग जाती है। तो ये सबसे अच्छा है कि वहां इसका कोई दुष्प्रभाव ना पड़े, हमारे पेट में कोई दुष्प्रभाव ना पड़े, इससे अच्छा उसको बाहर निकाल दिया जाए। और जब वो पच जाए, फिर अगर वो किसी तरह से आंतों में चला जाए, तो आंत उसको पचाने के लिए ज्यादा कार्य ना करे, यानी आंतों के बोझ से भी उसको बचाया जाता है। तो ये इसके उन्होंने व्याघ्र क्रिया का फायदा बता रखा। तो हफ्ते में एक बार करनी चाहिए, लेकिन कब कि कभी कभी योगी भी बीमार पड़ते हैं, ग्रस्त तो मतलब कहते हैं, नहीं कई लोग कहते हैं कि योगी बीमार पड़ सकते हैं, हाँ पड़ सकते हैं, कई कारण होते हैं, तो उस समय करनी चाहिए। लेकिन हो सके, फिर भी मैं कहूंगी, ये कभी होता है कि चाहे किसी कारण से हमारी जो पाचन क्रिया कमजोर हो जाती, उस कारण भी इंडाइजेशन होता, तो उसे बाहर निकाल लेना चाहिए, तो व्याघ्र क्रिया। अदरवाइज हमेशा हर व्यक्ति को अपने हेल्थ के अकॉर्डिंग, अपने स्वास्थ्य के अकॉर्डिंग, स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए भोजन करना चाहिए, कम मात्रा में करना चाहिए। ठीक है, तो ये उन्होंने बता रखा है। क्लियर, इतनी बात है। फिर वही चीज है, नेल्स कटे हुए होने चाहिए। ओके, ये नहीं कि नेल्स बड़े तो क्योंकि आपको ये परेशान करेंगे। इसमें टेक्निक होती है, जैसे कमर आगे को झुकाते हुए, गर्दन, कंधा और गर्दन एक सीध में होना चाहिए, और हाथ डालते हुए बाहर निकालना आराम से। तो ये चीजों ने इसके फायदे बता रखे, ठीक है ना। क्लियर। अब मैं चाहती हूँ, तो अगर हम बात करते हैं, तो उसकी वसन की बात करते हैं, तो वसन को वस्त्र भी कहा जाता है। तो वसन धोती में क्या होता है, जो धोती हम लेते हैं, 4 इंच, सॉरी 4 अंगुल बड़ी होनी, चौड़ी होनी चाहिए, और 6-7 गज लंबी होनी चाहिए, यानी कि 3-4 मीटर लंबी होनी चाहिए। ओके, और 1.5-2 इंच चौड़ी होनी चाहिए। लेकिन जो नया अभ्यास है, उसके लिए 2 उंगली बहुत है, और ठीक है ना, 2 उंगली बहुत है। अब इन्होंने कहा है कि उकड़ू बैठना, सबसे पहले जो धोती ली जाती है, कपड़ा लिया जाता है, इसको सबसे पहले उसके जो धागे होते हैं वो हटा देने चाहिए, फिर इसको गर्म पानी में डाल देना चाहिए। ओके, पहले तो जैसे नमक के पानी में डाल दिया, फिर उसको गर्म पानी में डाल देना चाहिए, और उसको साफ कर दिया। उसके बाद उसको सादे पानी में धो के उसको ढंग से सुखाना है, और तरीके से फोल्ड करना है, जैसे हम रोल करते हैं इस तरह से प्रेस करते हैं, जैसे कहते हैं क्रीज बनी हुई एकदम समतल करते हैं, उसको फोल्ड करना है। और जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं, तो टेक्निक तो जैसे चौड़ा, जैसे जैसे हाफ कर दिया, और हाफ को भी 2 सेकंड होल्ड करो, मैं आपको एज अ प्रैक्टिकली बताती हूँ। 2 सेकंड, सॉरी, जैसे 4 अंगुल चौड़ा है, ठीक है, तो 4 अंगुल ये है, 4 अंगुल भी ज्यादा हो गया। फॉर एन एग्जाम्पल, नया अभ्यासी है, तो ये हमारा इतना हो गया, तो इसको हमने आधा किया, इस टाइप से आधा किया, और फिर इसको अंदर ही हमने इसको डबल फोल्ड कर दिया। सपोज ये 4 अंगुल है, ठीक है, पहले तो हमने ऐसे इसको आधा आधा फोल्ड किया, हाफ हाफ हो गया, फिर इसको ऐसे करते हुए, एक बट अंदर एक बट ये करते हुए, और क्योंकि हमने जब इसका इस्तेमाल किया जाता है, पहले तैयारी बता दी, उसको पानी में डिप किया जाता है, जो पीछे वाले पोर्शन को पानी में रखा जाता है, ठीक है ना। अब इसको हमने एक आगे एक पीछे बट करते हुए थोड़ा सा पानी में डिप करना है, और इस चीज को जीभ बाहर निकालते हुए इसको बिल्कुल गले में यहाँ पे नीचे की तरफ जीभ से लगाते हुए इधर रखना है, फिर इसको ऐसे खोलते हुए धीरे धीरे, अगर शुरू में क्या करना है, एक घुट पानी लिया, अंदर डाला, और फैलाते हुए बाकी के नीचे के कपड़े को फैलाते हुए धीरे धीरे चूसते हुए धीरे धीरे घुटना, उकड़ू बैठते आराम से। ये चीज अगर नहीं घुटा जा रहा, तो एक सिप पानी लिया, फिर नीचे डाल दिया, तो धीरे धीरे ऐसा करना। शुरू शुरू में क्या होता है, 4-5 इंच 6-7 इंच ही अंदर जाती है पहले बार, ठीक है, लेकिन अभ्यास करते करते तीसरी चौथी बार में शायद 1 गज तक जाए,
ठीक है, किसी के आधा गज जाती है, किसी के 1 गज जाती है, किसी के 2 गज जाती है। तो उसके अभ्यास के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने डिटर्मिनेशन के साथ वो कार्य कर रहा है। ठीक है, तो क्या होता है कि शुरू में भी होता है, चाहे 1 हफ्ता 2 कंटिन्यूटी के साथ भी क्या होता है कि जब हम करते हैं, अब शुरू के अभ्यास में क्या होता है कि हमें एकदम से वॉमिट आने की इच्छा होती है। ठीक है, ऐसा लगता है कि अभी उल्टी आने वाली है, वॉमिट आने वाली है। ठीक है, बेचैनी सी लगती है, तो थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। कंट्रोल करना चाहिए, आंखें बंद करते हैं, रिलैक्स करना चाहिए, गहरी लंबी सांस प्रश्वास करनी चाहिए। फिर जब आपको लगे थोड़ा आराम आ गया, तो ये नहीं बहुत देर तक, ये 1 घंटे तक, मतलब 1-2 गहरी लंबी सांस प्रश्वास की, फिर धीरे से उसको घूटा और 1 घूंट थोड़ा सा पानी पीना। बहुत पानी की जो मात्रा होती है बहुत कम होनी चाहिए, ताकि वो सरलता से पेट में जा सके। ठीक है, शुरू-शुरू में क्या होता है, टाइम लगता है, नहीं होता है, लेकिन जब अभ्यास करते रहते हैं 5 मिनट तक, वो जो धोती होती है 1 फुट बाहर रहते हुए, बस 1 फुट बाहर रखती है, बाकी अंदर चली जाती है। ओके, तो इतना इन्होंने बता रखा है। आप क्या कहते हैं कि जब पेट के अंदर धोती जाती है, अभ्यास करते मैंने पहले ही कहा है कि इसमें जब शुरू-शुरू में क्या होता है, अभ्यास करते हुए उल्टी आने क्यों रहती है, बस उल्टी को थोड़ा रोकने की कोशिश करना है, उस बेचैनी को थोड़ा उसको कंट्रोल करने की हमेशा चेष्टा करनी चाहिए, तभी हम अपने साधना में आगे-आगे बढ़ते रहेंगे। फिर जब ये हो जाए, उसके बाद हमें क्या करना है, जब अंदर चलेगी और 1 फुट बाहर रहेगी, ठीक है ना, 1 हाथ आगे बाहर रहेगी, तो उसके बाद धीरे-धीरे हमें नौली क्रिया करनी है। जब नौली क्रिया कर ले, फिर धीरे-धीरे, आराम-आराम से हमें धोती बाहर निकालनी हो। अब हम देखते हैं कि जब नौली क्रिया, देखो जिससे नौली क्रिया नहीं होती, नौली क्रिया करो तो बेटर देन बेस्ट नहीं होती, तो हमें अग्निसार क्रिया भी करनी चाहिए, पेट आगे-पीछे ले जाना, जैसे हमने बता रखा है। ठीक है? फिर जब हम बाहर निकालते हैं, हम देखेंगे कि जो धोती होती है, ऐसा उसमें वो होता है कि जैसे कपड़े को तेल में डाल के अगर तुम निकाल दो, घी में डाल के निकाल दो, तो कपड़ा चिकना रहता है, तो यहाँ धोती भी वैसी ही होती है, एकदम चिकनी-चिकनी होती है। तो इसमें क्या है कि जो एक्सेस, जो हमारे जो गले से लेके हमारे जो पेट तक में जितना एक्सेस जो म्यूकस है, जो फैट है, जो पेट के अंदर जो पित्त है, कफ है, वो सब बाहर निकलता है। ठीक है, तो ये इसके फायदे ही कहते हैं कि इसको ये जो धोती का फायदा क्या है, और जो लंग्स में मैंने कहा फिर वैक्यूम क्रिएट होता है, उससे भी कफ बाहर आता है। ठीक है, तो इसीलिए जो कहते हैं उल्टी आने की चेष्टा होती है, वो इसलिए होती है कि लंग्स में एक वैक्यूम क्रिएट करता है। ठीक है, जिससे रोकना चाहिए। तो कोशिश करनी चाहिए, अभ्यास करना चाहिए कि ताकि हम उल्टी को रोकने में अपना कंट्रोल बना सकें, नियंत्रण बना सकें। फिर जब हम धोती बाहर लाते हैं, तो इसके फायदा क्या होता है, तो जो एक्सेस पित्त और जो कफ होता है, वो सारा बाहर आता है। तो इसलिए कहते हैं कि जब दमा के लिए, दमा के जो रोगी होते हैं, उनके लिए फायदेमंद करता है ये, फायदा करता है। और जब कहते हैं, इसके साथ-साथ इन्होंने और चीज़ क्या बता रखी है, दमा के तो फायदा करता है, इसके साथ-साथ इन्होंने बता रखा है कि वो चीज़ें अग्निसार या नौली है, तो इससे क्या होता है कि हमारी छोटी आँत में जो खाना होता है, क्योंकि क्या होता है, इंटेस्टाइनल जूसेस बनते हैं, छोटी आँत में रखा हुआ खाना भी जल्दी से जल्दी डाइजेस्ट होने लगता है। तो ये इसके फायदे, पाचन और क्रिया करने के बाद क्या होता है, हमारी जठराग्नि प्रदीप्त होती है, भोजन, भूख सही लगेगी, जब भूख लगेगी तो भोजन करेंगे, उसका पाचन अच्छे ढंग से होगा, तो ये जब पाचन अच्छा होगा, तो मल त्याग की प्रक्रिया भी सही तरीके से होगी। तो ये एक तरह से हम कह सकते हैं, कफ दोष को तो दूर करती है, दमा को तो दूर करती ही करती है, पाचन संस्थान के संबंधित रोगों को भी दूर करने में मदद करती है। तो ये चीज के फायदे क्लियर। और कहते हैं इसके बाद जब आप धोती की क्रिया तक में आ जाए और आपका आसानी से होने लग जाए धोती क्रिया, और कहते धोती का, देखिए एक चीज बताऊं, इतना फायदा कि खुदा ना खास्ता कोई व्यक्ति लंबे समय से कोई दवाई खा रहा है, मेडिसिन खा रहा है, क्योंकि दवाइयों के भी साइड इफेक्ट होते हैं, तो कहते हैं ये धोती के द्वारा उसके जो दवाइयों के साइड इफेक्ट होते हैं, वो भी धीरे धीरे दूर होने लगते हैं। ये जो जो क्रियाएं जो होती है, हर तरह के दोषों को दूर करने में मदद करती है। ठीक है, तो ये इसके फायदे, क्योंकि एक एक स्टूडेंट था जो किसी कारण से दवाई खाता था, उसका जन्मदिन था, लेकिन हमेशा उसके जो, क्योंकि कहा जाता है कि दवाइयों के साइड इफेक्ट भी होते हैं, लेकिन जब वो करने लगा, उसके बाद जो टेस्ट कराता था, तो रिजल्ट जो साइड इफेक्ट, मतलब वो था जो, वो धीरे धीरे कंट्रोल होने लगा। तो ये इसके फायदे, तो दवा के जो साइड इफेक्ट होते हैं, उसमें ये फायदा करता है। क्लियर। आप कहते हैं इस जब आप धोती, यानी कि अगर आप हृदय धोती की जो वसंत धोती में आते हैं, वस्त्र धोती में आ जाते हैं, तो इसको करने के बाद कुंजल क्रिया और नेति क्रिया जरूर करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? जब आप धोती को बाहर निकालते हैं, तो कुछ कफ जो होता है वापस टपकता हुआ, पित्त जो होता है टपकता हुआ पेट में ही चला जाता है। तो इस क्रिया के द्वारा जो होता है, जो
कपड़े में जो आता है पित्त और कफ, और जो उससे टपक के वापस पेट पे चल जाता है वो भी बाहर आ जाता है। तो ये हमारे एक तरह से, मैंने अभी क्या कही थी, पूरे पेट की सफाई करता है, और हमारे जो वो होती है फूड पाइप होती है, वहां की गंदगी को भी रिमूव करता है। और फिर मैंने कहा नेति क्या करता है, नेति जब आप जल नेति सूत नेति करते हैं, जो यहाँ जो जमा होता है एकदम वैक्यूम क्रिएट होता है। अगर आपने सूत्र जैसे डाला, जल डालते हो, तो यहाँ के जो साइनस पोर के जो जमा हुआ कफ होता है उसे दूर करता है। जब आप नेति सूत्र करते हो, आप देखते होंगे कई लोगों को जैसे सूत्र गले के पास आता है, एकदम वैक्यूम होता है, नाक से और मुंह से भी कफ बाहर आने लगता है। तो एक ना इसके बाद जल नेति सूत नेति इसलिए जरूर करनी चाहिए, ताकि से भी आपके पेट तक की सफाई ना करे, बाकी आपके मस्तिष्क तक की भी सफाई कर सके। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। आगे चलूं, हाथ बता खड़ा कर दीजिए। मैम इसमें एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछना ऐसा था कि आपने बताया जब कुंजल करते हैं तो उकड़ू बैठ के पानी पीते हैं, अगर हम घर में करते हैं तो बेसिन के आगे खड़े रहते हैं, जब सूत्र करते हैं, जल नेति करते हैं, तो खड़े होके भी पानी पी सकते हैं कुंजल में? सुनिए, देखिए कुंजल में आपने अगर देखा होगा, जो हम बैठ के पानी पीते हैं तो हमारा पेट लॉक हो जाता है, पानी कहाँ रह जाता है, पेट में ही रह जाता है। जी मैम। ठीक है ना। लेकिन जब आप खड़े होकर, जैसे आप सुबह के समय जब तो आसानी से तुरंत बाहर, क्योंकि हमें क्या करना है, मुख मार्ग से बाहर निकालना है ना। जी मैम। और लेकिन अगर आप खड़े खड़े पानी पियेंगे तो क्या होगा, वो हमारी आंखें खुली भी रहेगी, जी जी। खुली रहती तो सरलता से क्या होता हो, कहाँ चला जाता है, आंतों में चला जाता है, तो मल मार्ग के द्वारा बाहर आता है। जिससे कहते हैं ना, जिनको कब्ज की शिकायत होती है, बैठ के पानी पियो सुबह सुबह। उसके बाद क्या करो, ताड़ासन, ताड़ासन करो, क्योंकि सुबह सुबह क्या होता है, पेट खाली रहता है, तो जूसेस होते हैं वो क्या करते हैं, तुरंत पानी को डाइजेस्ट कर देते हैं। वो पानी कहाँ चला जाता है, हमारी छोटी आंत से होता है बड़ी आंत में। जैसे फिर हम तुरंत ताड़ासन, ताड़ासन करेंगे, इस करेंगे तो क्या होता है, सरलता से मल बाहर आ जाता है। तो इतनी यहाँ तक समझ आया? जी मैम। जी मैम, मैम कपड़ा कितना लंबा और चौड़ा होता है? देखिए उन्होंने कहा 4 अंगुल तो चौड़ा होना चाहिए। हाँ, ये तो आपने अच्छा पूछा। देखो जो जो प्रैक्टिस में है तो 4 अंगुल चौड़ा होना चाहिए, 6-7 गज लंबा होना चाहिए। ठीक है, यानी कि 3-4 मीटर अगर हम बात करें तो 3-4 मीटर की बात कर सकते हैं, इतना ये लंबा होना चाहिए। लेकिन जो बिगनर है उनके लिए तो 2 इंच चौड़ा। जैसे सपोज आप हो या मैं हूं, मैं पहली बार कर रही हूँ, तो मैं इतना चौड़ा कपड़ा देख के तो मैं भी घबरा जाऊंगी ना, आप भी घबरा जाओगे। तो बिगनर के लिए जो 2 उंगल है, इतना चौड़ा होना चाहिए, और ज्यादा से ज्यादा कह सकते हैं हम 2 मीटर लंबा होना चाहिए, है नहीं। तो जब हमारी कोशिश, अब ये नहीं कि पूरा खा के बैठना है, क्योंकि पहले दिन में अगर हमारा 2 मीटर लंबा ले रहे, 2.5 मीटर लंबा ले रहे, तो उसमें कितना जाना चाहिए, 2.5 मीटर। अगर हम 2.5 मीटर ले रहे हैं तो 2 मीटर अंदर जाना चाहिए, एक हाथ बाहर आना चाहिए, ताकि बाहर भी तो निकालना है। ठीक है, अगर गज की बात करें तो 6-7 गज लंबा होना चाहिए, 4 अंगुल चौड़ा, 6-7 गज लंबा। तो 6-7 गज लंबे होने में, अगर जो प्रैक्टिस में है उसने 6 गज ले लिया, तो 1 गज बाहर होना चाहिए, ताकि सरलता से बाहर निकाल सके। तो बिगिनर के लिए 2 उंगल चौड़ा बहुत है, यानी कि 1.5 इंच चौड़ा ज्यादा से ज्यादा, और ज्यादातर 2 या 2.5 मीटर लंबा। क्लियर? क्योंकि चौड़ा कपड़ा देख के तो आप घबरा जाओगे, पहली बार करोगे, मैं भी घबरा जाऊंगी, अरे यार इतना खाना है। लेकिन कम से, जैसे बेबी स्टेप होता है, बच्चा जब चलता है छोटा छोटा बेबी स्टेप लेता है, तो हमें भी बेबी स्टेप लेके चलना है। जब हम प्रैक्टिस में आ जाए तो जो उसका जो एक है कि इतना लंबा होना चाहिए, इतना चौड़ा होना चाहिए, तब हमें उसमें आना है। क्लियर? मैम तो आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के अंदर जो आप योगा का इंस्टीट्यूट है, जहाँ पर डॉक्टर अक्षय गौर और आप कराते थे योगा, तो उस टाइम पे जब हम लोग ने दंड ये धोती करी थी, वस्त्र धोती करी थी, उस टाइम पे वो कपड़ा मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कि 2 इंच था कि 4 इंच वाला था। 4 इंच का भी होता है। देखिए उस समय तो अब ये तो आपको पता होगा ना कि देखो दोनों चीज होती है, 2 का भी होता है, 4 का भी होता है नहीं, 4 का भी होता है। याद नहीं आ रहा, क्योंकि मैं दंड भी कर लेती हूँ, सूत्र नेति वगैरह सब कर लेती हूँ, दोनों तरह की पाइप से भी, पर मेरे से धोती ये नहीं हो पाई, वस्त्र धोती नहीं हो पाई। बार आप आइएगा, आपको हम करवाएंगे। ठीक है मैडम। वो कुंजल, दो सेकंड श्रद्धा जी से पहले एक बात कर लेते, फिर मैं आपके पास आती हूँ। श्रद्धा जी, पता क्या होता है, सबसे बड़ी बात है हम डरते हैं, आप डर गए होंगे। आप ये तो मेरे वो जा ही नहीं रहा था अंदर गले के, मतलब आप मेरे अब जब कभी आप आओगे, ठीक है, तो मेरे सामने बैठ के करिएगा। ठीक है, मैं आपको कराऊंगी। ठीक है।
ठीक है, तो Okay. ये मेरा भी चैलेंज है कि मुझे आपको कराना है और बड़े प्यार से ठीक है, करवाऊंगी। प्रॉमिस मैं नेक्स्ट ईयर देहरादून आऊंगी, मेरा तो पेरेंट्स रहते हैं, तो मैं फिर मैम मुझे भी करना है, ये जरूर मेरा भी नहीं करवाऊंगी, हुआ आज तक। तो जरूर करूंगी आपके साथ, आपको मैं देखो मैसेज कर दूंगी। बिल्कुल, देखिए मेरा काम है कराना। मैं कॉलेज में आई, मैं आपको साम दाम दंड भेद, जहाँ मुझे डांटना का मैं जरूर डांटूंगी, जहाँ प्यार से सलाह के कराना होगा मैं जरूर कराती हूँ, क्योंकि मुझे पता है, देखिए मैं इन चीजों में, बहुत से लोग हेजिटेट होते हैं, क्योंकि ये मेरा काम है। ठीक है, मैं डांटती भी बड़े प्यार से, जब बंदा सूत्र करता, ये वसन करता है तो कफ निकलता है बड़े प्यार से, स्मूथली। मैं बड़े प्यार से कहती हूँ, देखो अब चिड़िया का हुआ, देखो तोते उड़ रही है, हाँ रिलैक्स हो गया, हाँ मैंने कहा अब प्लीज फोकस करिए। तो कराया मैंने इसलिए कराया क्योंकि आप लोगों ने किया है। हमारे साथ मनोज सर थे। नहीं, अब देखो मैं ये नहीं कहूँगी सब कराते हैं, वो आप हेजिटेट होंगे और मैं हेजिटेट नहीं होती, मेरे को तो पकड़ के कराना है तो कराना है। ये मेरा भी एक वो रहता है गोल कि मैं कितना करवा सकती हूँ, ये मैं अपने को चैलेंज करती हूँ, मैं कितना करवा सकती हूँ। तो नहीं, आप उसमें एक रीजन और था ना, मैं सर्टिफिकेट कर रही थी, स्मॉल कोर्स कर रही थी, बाकी सारे मेरे साथ एमए वाले कर रहे थे, उनको ऑलरेडी प्रैक्टिस थी, वो फटाफट अंदर डाल दे रहे थे। देखिए, अगर आपने मुझे कहा होता है ना, देखिए कई चीजें होती है, मैं फिर बोलती हूँ, ये मेरा एक माइनस पॉइंट को या प्लस को, मैं बहुत कड़वा बोलती हूँ, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। अगर आपने मैं कहती हूँ आप करो करो करो, टीना से ही पूछना, कई लोग कहते हैं नहीं हमें नहीं करना, तो मैं 2 बार बोलती हूँ। अब जबरदस्ती ये क्रिया तो ऐसे नहीं कि मैं जबरदस्ती कराऊं, पता चला जबरदस्ती आपका जब मन ही नहीं है, मैं जबरदस्ती कराऊंगी, आप अपने खुद को, आप अपने को वो कर दोगे, हार्म करोगे, तो उसका पूरा क्रेडिट मेरे पे आ जाएगा, मैडम ने ऐसे कराया था। तो कई ऐसे हैं जो कहते थे कि शायद हम ले लिया, हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैंने कहा सिर्फ आप मुझे सुनिए, मुझे देखी मत, आप अपने में फोकस करिए, करिए मुझे सुनते हुए करिए। तो उन्होंने किया है, एक आरफा भी आपके उसमें ही है, किया है उसने, तो बहुत अच्छे ढंग से किया है। तो आरफा ने किया तो मुझे बड़ी खुशी हुई, उसका अचीवमेंट तो उसका था, लेकिन खुशी मुझे थी, ये मेरा अचीवमेंट है। ठीक और है मैम, फर्स्ट आपको मुझे करवाना पड़ेगा ये वाला फिर। एग्जैक्टली, आप आइए, मैं तो मोस्ट वेलकम, मैं तो ठीक है। कहती हूँ आप आइए, मैं तो करवा सकती हूँ, अगर आप आओगे तभी तो कराऊंगी। तो एक्चुअली क्या था, शुरू में हमें डर श्रद्धा लगा। जी, मेरा मैम ने कराया था, मुझसे तो सूत्र नेति भी नहीं होता था, मैं बहुत डर गई थी, सोचा था कॉलेज ही छोड़ दूं। फिर मैम ने ही इतना मुझे फोर्स किया और इतने प्यार से बोला था, तो मैंने कर लिया। मैम ने बोला मरोगे नहीं, मेरे सामने हो तो बस कर लो। अच्छा, मैं प्यार से तो नहीं बोल तो सकती, वही बात ध्यान गई और मैं कर पाई, बस मैंने आज तक बहुत ही ट्राई नहीं किया, डरती थी मैं उससे। नहीं, धोती का ही कह रही हूँ मैं, मेरे से दंड और बाकी सब चीजें अभी भी मेरा मैं कभी कभी करती हूँ महीने में, लेकिन मेरे से धोती नहीं होती। जिस दिन आपकी धोती होने लग जाए तो उस दिन समझ ले आपके, जो मैंने कहा ना, पेट ही सभी बीमारियों की जड़ है। 90% बीमारी, 70% बीमारी पेट के कारण होती है। उस दिन कहते हैं ना, यहाँ क्यों लिखा कि व्यक्ति कामदेव के समान हो जाता है। कामदेव मीन्स जब आपका पेट सही है तो सारे रोग नहीं है, जब रोग नहीं है तो व्यक्ति स्वस्थ है। जब व्यक्ति स्वस्थ है शरीर से, तो मस्त होता है ना। 104 बुखार में कोई श्रद्धा को कहते चलो श्रद्धा इंडिया घूम के आते हैं, कोई आएगा घूमने 104 बुखार में, मेरे को नहीं जाना। तो यानी कि मन को खुश रहने के लिए तन का खुश रहना भी बहुत जरूरी है। आप आइए, चैलेंज है तो टीना को हम तो कहते हैं मोस्ट वेलकम, आप आइए तो सही, हम करवाएंगे। अब कोई नहीं आएगा तो भाई मैं घर कोई जाऊंगी किसी के। नहीं नहीं, मैं जब आऊंगी विजिट करूंगी तो मैं आपको मैसेज कर तो दूंगी फिर। आपने खुद कहा कि मैडम डांटती भी बहुत है, मैं कहती हाँ मैं प्रोफेशनल डांटती हूँ, पर्सनल मेरा किसी से वो नहीं, प्रोफेशनल, क्योंकि मुझे पता है कि ये बंदा कर सकता है। 1 हफ्ते बाद हम उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है ना, क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता, जो कर सकता है करो, जो नहीं कर सकता हम जबरदस्ती नहीं करते। हमें पता है फायदा नहीं होगा और नुकसान ज्यादा होगा, लेकिन ये होता है कि ये कर सकता है, ये आलस के कारण नहीं कर रहा। तो मैं उन्हें चैलेंज देती हूँ, टीज करती हूँ, ताकि मुझे पता है ये मुझे रॉन्ग करे तो मेरे को रॉन्ग प्रूफ करने से क्या होगा, उनका अचीव होगा। ऐसे कई स्टूडेंट है, चैलेंज करती थी आप ये नहीं कर पाओगे, कहते कर लेंगे, मैंने कहा हो ही नहीं सकता, मुझे पता नहीं कर सकता है लेकिन कर नहीं रहे, तो वो मुझे रॉन्ग प्रूफ करते थे। तो मुझे पता है कि मैं अपने को यहाँ रॉन्ग प्रूफ कराना चाहती हूँ कि वो करें। वो तो जब उन्हें चस्का चढ़ जाता वो प्रैक्टिस में आ जाता है। मैंने कहा हुआ ना, तो मैं चाहती ये थी। तो बच्चे पता थे, कहते थे कि मैडम आप इसलिए आप हमें टीज करते हो, कब वो करते हो कि तुमसे नहीं होगा तुमसे नहीं होगा। मैंने कहा मैं ये मुझे अच्छा लगता है कि मुझे पता है कि आप ये कर सकते हो, क्यों नहीं कर रहे हो। और थोड़ा मेरा एक माइनस पॉइंट हो, मैंने कहा ना स्टूडेंट हो आप, ना मेल ना फीमेल ना पंडित, ना आप स्टूडेंट हो, मेरे आप ऑब्जेक्ट हो, मुझे कराना है कराना। मैं ये नहीं देखती मैं किसको क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही हूँ, कई थोड़ा हेजिटेट हो जाते हैं, पर मैं नहीं, मेरा बहुत माइनस पॉइंट है। चलिए अब आगे चले। मैम मुझको भी आपने, हेलो मैम,
मैम मुझको भी आपने फर्स्ट टाइम जब दंड कराया था तो मुझे डर लग रहा था कहीं वो पाइप कहीं इधर उधर ना चले जाए, तो आपने बोला था कहीं नसों में नहीं फंसेगा वो, डर मत, तो मैंने वो कर लिया था। बट वो धोती में मुझे अभी भी डर लगता है कि मैं कैसे घोलूं कि इतना बड़ा वो कपड़ा है कहीं वो फंस ना जाए कहीं पर। नहीं फंसेगा, तो ऐसा है अब एक दिन एक समय निकालो मैम सबके। इकट्ठे आएंगे हम सब लोग, जब श्रद्धा जी आएंगी तभी दीपाली, हम सब इकट्ठे चल के हाँ। धोती करेंगे। हाँ मैम श्योर से श्योर, नहीं है। मैं मैसेज सुनिए, कर दूंगी आने से मेरा भी पहले। नहीं हुआ है जहां तक धोती। आपने कराया, आपने सूत्र नेती, जल नेती और वो रबर नेती, वो रबर दंड, सॉरी दंड कराया था, तो वो सब चीज हो गया। लेकिन उससे आगे मैं कभी बढ़ी ही नहीं, अकेले मतलब हिम्मत ही नहीं हुई वो करने की, इतना ऐसे बड़ा देखिए कपड़ा देख श्रद्धा जी कर ही। जब आएंगी तब आएंगी, वो उनके लिए तब तक है, तब तक उनके लिए आप सरप्राइज रखिए। एक दिन आप अपना बताइए किस दिन आना है, और उसी दिन यस नहीं मुझे मैम। बताना, आप अपना बनाइए कि आपको कब आना है, और एक दिन पहले हमें बता दीजिए कि मैडम आज हम षटकर्म करने स्पेशल धोती करने आएंगे, तो हम आपकी तैयारी करके रखेंगे। ठीक है, तो एक दिन पहले ठीक है, बताइएगा। तो श्रद्धा जब आएंगी तब आएंगे, आप एक दिन आइए, आपका मोस्ट ठीक है। वेलकम है, हम भी ठीक तैयार है हैं। मैम। यस मैम, हम दोनों फिर वो कर लेंगे दिन कौन सा बनाना है हमें आने का। लेकिन एक दिन पहले तब बताइएगा, एक दिन पहले बताइए। यस मैम, यस मैम। जी मैम। सैटरडे और फ्राइडे यस होता है मैम। ना, उस दिन नहीं हाँ आना। जी, आप, हाँ हाँ मंडे फ्राइडे है ये हाँ। बिल्कुल सही। देखिए मैं फिर कह रही हूँ, षटकर्म का इतना अच्छा रोल है, आदमी डर के कारण मरता है, हम्म डर के मैं फिर कह रही हूँ, ये इतनी क्रिया स्मूथली करना है, पैनिक नहीं होना है, आराम से हो जाता है। हम्म वो कहते हैं डर के आगे जीत है, तो वास्तव में तो डर को फेस करिए। मैंने हमेशा कहती हूँ, पहले दिन किताब में भी मेंशन है कि पहले दिन 4-5 इंच गया, किसी का 6 इंच जाता है, किसी का 2 इंच जाता है, गया तो हम्म धीरे धीरे आप उसको जब रिदम में आ जाएंगे तो स्मूथली जाएगा, स्मूथली, डरना नहीं चाहिए। बाकी तो मैम, हाँ जैसे हम रबड़ में घी लगाते हैं तो वैसे हम उस कपड़े में भी कुछ लगाना चाहिए, जैसे घी या शहद नहीं वगैरह, नहीं जो हम नहीं अच्छे नहीं से नहीं, निगल कुछ सके नहीं। उसको। देखिए हाँ। उसमें तभी मैंने कहा है ना कि वैसे एक घूंट पानी पी सकते हैं नमक का, अगर ये नहीं करना तो कहते हैं थोड़ा मीठा गुनगुना दूध ले लीजिए, एक सिप, हम्म अब सिप भी छोटा होना चाहिए, स्मॉल बाइट, यानी कि एक बड़ा घूंट ले लिया हो तो सारा बाहर आ जाएगा। उसको हम्म अंदर डालने के लिए, जैसे आपने डाला जीभ से चिपकाते हुए गए अंदर, आपको लगता है भारी हो रहा है, थोड़ा सा सिप दूध का गुनगुना मीठा, मीठा ना हो तो सादा ही हो, एक सिप लिया ताकि वो सरलता से जाए। फिर थोड़ा सा और, गुच्छे नहीं बनाना है, घूटते रहिए, फिर जहाँ आपको लगे ड्राइनेस होगी, क्योंकि नीचे वो का कपड़ा पानी में तो है, फिर आपको लगे ड्राइनेस हो रही है, तो फिर एक घूट छोटा सा लिटिल बिट आपका वो घूट दूध का लिया, फिर वो अंदर गया, क्योंकि कपड़ा भी नीचे पॉट में भीगा रहता है, नमक के पानी में रहता है, तो स्मूथली वो जाने लगता है। देखो आप गोलगप्पा खाते हो कितना बड़ा होता हो, हाँ खाते हो बहुत। तो फिर मेरा तो यही एक एग्जांपल है। तो आप आइए, आप करिए, हमें ओके। बहुत खुशी होगी। तो पहले दिन, मैं फिर कह रही हूँ, पहले दिन नहीं जाएगा, धीरे 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 करते करते एक समय ऐसा आएगा कि आप उसको आराम से 5 मिनट में ही कर लोगे। और जिसने धोती बस कर ली तो उसको मैं कहती हूँ उसने सब कुछ कर लिया, धोती मतलब हाई, वो मतलब इस हिसाब से धोती में ये बढ़िया है। ठीक है, अब हम आते हैं बस्ती। क्लियर? मैडम ओके। राधा जी जब आएंगे तब आएंगे, बाकी आप आइए। हाँ जी बोलिए जी, सॉरी मैंने आपको डिस्टर्ब। हाँ, कुंजल क्रिया और व्याघ्र क्रिया है ना, तो उसमें नमक वाटर यूज करना है क्या? एग्जैक्टली दोनों में नमक, क्योंकि नमक क्या होता है, हमारा ना बॉडी जो होती है, हमारी मांसपेशियां उसको एब्जॉर्ब नहीं करती, उसको बाहर निकाल देती है। लेकिन मैंने क्या कहा, जिनको ब्लड प्रेशर हाई की शिकायत रहती है, वो सौंफ का पानी जो होता है ना छान के, वो ले सकता है। क्लियर? उनको नमक नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अदरवाइज इसलिए हाँ, कहते हैं ना कुंजल क्रिया, इन्होंने कहा था बैठ के, अगर पानी पेट में रह जाता है वमन में, तो कहते हैं दंड के द्वारा बाहर निकालो, अगर रह जाता तो कहाँ से बाहर निकलता है, मल के रूप में पानी मल के साथ बाहर आता है, क्योंकि वो आंतों में चला जाता है। क्लियर? पर स्किन एब्जॉर्ब, ठीक है मैम, थैंक यू मैम। सॉरी मैंने आपको इंटरप्ट किया था, मैंने कहा पहले एक चीज मैं कंप्लीट कर लूं। तो व्याघ्र क्रिया हफ्ते में एक बार करनी चाहिए। अभी कब, अगर आपको लगता है कि किसी भी कारण से इनडाइजेशन हो रहा, खाना हमारा नहीं पचा है और शरीर हमारा भारी भारी हो रहा है, ठीक है, तो उसको निकाल ठीक देना है। चाहिए। देखिए जब उल्टी आने वाली होती है, आपके मुंह पे पानी आने लगता है, आने लगता नहीं, तो उसको तुरंत निकाल देना हाँ। चाहिए। ठीक है, ओके, हाँ मैम जी। और एक थैंक यू प्रैक्टिकल मैम। प्रॉब्लम ये है कि जब हम षटकर्म कर देते हैं, उस दिन हमने क्या खाना खाना चाहिए? बिल्कुल, उस दिन हमें जितना हो सके, देखिए फिलहाल वो तो मैं लास्ट में बताती, लेकिन आपने पूछने में बता देती हूँ, जब भी हम धोती करें, षटकर्म करें, हमें बहुत हल्का खाना खाना चाहिए। हल्का का मतलब ये नहीं पूरी हल्की होती पकौड़ी, क्योंकि तैरती, हल्के का मतलब है सात्विक खाना, जो सुपाच्य हो।
मिर्च नहीं होनी चाहिए खाने में, नमक भी बहुत हल्का होना चाहिए, बहुत हल्का, नमक भी ज्यादा नहीं होना चाहिए, बहुत हल्का होना चाहिए, बहुत कम। और जैसे खिचड़ी होगी, दलिया हो गया, ये चीज लेनी चाहिए। ओके, क्लियर? क्लियर मैम, थैंक यू। मैम दलिया जैसे आपने बताया, तो दलिया दूध वाला भी ले सकते हैं? दूध वाला भी ले सकते हैं और सब्जी वाला भी ले सकते हैं, लेकिन मैम। भोजन ऐसा होना चाहिए जो तीखा ना हो, एसिडिक ना हो, ठीक है ना? क्लियर? क्योंकि ब्लड में अगर 20% एल्कलाइन है, सॉरी 20% एसिडिक होना चाहिए और 80% एल्कलाइन होना चाहिए। जो भोजन, अगर आप एसिडिक भोजन ज्यादा लेते हो तो क्या होता है, ब्लड में एसिड की मात्रा बढ़ने लगती है। तो जब ब्लड में एसिड की मात्रा बढ़ेगी तो यानी कि ब्लड आपका शुद्ध नहीं है। क्यों नहीं? आपके भोजन के द्वारा, ठीक है? तो मैम हमें और एक आपने बताया था कि षटकम के दिन चावल नहीं खाना, ये सही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, चावल नहीं खाना ऐसा नहीं, षटकर्म मैंने ये नहीं कहा था। खिचड़ी किसकी बनती है? चावल की मूंग और, हाँ मूंग और चावल की बनती है खिचड़ी। लेकिन उन्होंने कहते हैं ना, एक एक मुट्ठी चावल, जैसे पुराने लोग कहते हैं ना, देखो 1 मुट्ठी चावल और 3 मुट्ठी दाल होनी चाहिए खिचड़ी के लिए, दाल, लेकिन दाल भी मूंग की होनी चाहिए। ओके, ठीक है, थैंक यू ये नहीं कि आप उसमें अरहर मिक्स कर रहे हो और राजमा मिक्स नहीं, जो सुपाच्य हो। दलिया नहीं तो आप दलिया करिए, वही 1 मुट्ठी दलिया 3 मुट्ठी दाल, जो सरलता से डाइजेस्ट हो जाए। लेकिन जिस दिन आप संघ प्रक्षालन करो, उस खिचड़ी में घी पका हुआ होना चाहिए, अदरवाइज रोज में नहीं करेंगे। रोज में आपकी डेली की डाइट में आपको पका हुआ घी थोड़ा थोड़ा लेना है, दाल बनाते समय उबालते हुए लेना है, ताकि देखो जब वस्त्र धोती में आ रहे, क्योंकि वस्त्र क्या करता है, आपके शरीर में जो एक्सेस जो कफ होता है, श्लेष्मा होता है, उसे निकाल देता है। अगर आप अपने भोजन को सही नहीं रखोगे तो कहता है शरीर में चिकनेपन की कमी होने लगेगी, होता ही नहीं होता। तो वहां आपको भोजन भी, क्योंकि बिना आहार के आपका कोई भी योग साधेगा नहीं, अगर ढंग का आहार नहीं होगा। तो आगे चले, क्लियर? अब आता है हमारा बस्ती। बस्ती का जो मतलब होता है, बस्ती होती है किसके लिए? हमारी बड़ी आंत की शुद्धिकरण के लिए, ठीक है ना? अब देखिए, कई तो धोती तक तो यहाँ तो आपने कहीं नहीं किया होगा, लेकिन अब सॉरी, मूल शोधन, मेरा दिमाग सट गया। लास्ट क्रिया बची हमारी मूल शोधन। मूल का मतलब होता है जड़ शोधन, माने शुद्धि करना, यानी कि जड़ की शुद्धि करना। अब वृक्ष कितना विशाल है किसके ऊपर डिपेंड करता है? उसकी जड़ों के ऊपर। अगर जड़ कमजोर होगी तो विशाल वृक्ष भी गिर जाएगा, ठीक है? तो हमारे जो शरीर का जो मूल है, वो हमारा जो एनस यानी अपान वायु, इसकी शुद्धि करनी चाहिए, ठीक है? तो अपान वायु का कार्य करता है मल मूत्र का त्याग करना, प्रसव के समय गर्भ को बाहर लाना, ठीक है ना? लेकिन अगर अपान वायु क्रूर हो जाएगी तो मल मूत्र का त्याग नहीं होगा, तो शरीर में वो गंदगी जमा होने लगेगी, जिससे क्या है, हमारी आंतों में गंदगी जमा होने से हमारा ब्लड अशुद्ध हो जाएगा, ठीक है? अब कहते हैं इन्होंने क्या बोल रखा है, जैसे हल्दी की जो जड़ होती है ना, हल्दी की जड़ ले लीजिए, ये धोती क्रिया की अंतिम प्रक्रिया। इन्होंने कहा हल्दी की जड़ ले लीजिए। अब इन्होंने क्या बोला, कितना रखेंगे? अब वो कम से कम होनी चाहिए कितनी इंच लंबी? 4 इंच लंबी होनी चाहिए। और उसका और कितना बोला है इन्होंने, इसकी जो जो चौड़ाई, जो उसका जो गोला बोला, ये बोला आधा इंच, आधा इंच वो होना चाहिए, ठीक है ना? तो इसको क्या करना है, धीरे, जैसे हम उत्कट आसन, जैसे हम उकड़ू होके बैठते हैं और हल्दी की जड़ को आगे से काटना है। अब देखते हैं उसमें चिकनापन निकलता है। अगर कच्ची जो हल्दी होती है ना, जो हल्दी की जड़ अगर आप छीलोगे तो देखते हो उसमें से पानी निकलता है, तो वो एक तरह से, तो उसको, और जिसमें जो रेशे होते हैं उसको हटा देना है। अब उसकी हल्दी की जड़ में हल्का सा घी लगाना है, जैसे 4-5 इंच लंबी है, और उसका जो गोलाई कितनी होनी चाहिए, उन्होंने बता रखा है कम से कम उतनी आधा इंच उसकी गोलाई होनी चाहिए। अब हम जैसे कम से कम सॉरी 4-5 इंच लंबी, अगर हमने 2 इंच उकड़ू बैठते हैं तो हमने 2 इंच अंदर डाली धीरे धीरे, और उसके जो, जैसे पेंसिल को कटर से काटते एकदम गोला हो जाता है, तो रेशे उसको हटा देना, उसमें हल्का सा घी लगाना है, ताकि सरलता से वो एनस से अंदर चला जाए। अब आप देखेंगे जो हल्दी में की जो जड़ से जो हल्का जो चिकनापन निकलता है, जो उसका रेशा निकलता है, जो रस निकलता है, वो एंटीसेप्टिक का काम करता है, ठीक है? अब इसमें जब हम करते हैं, हम देखते हैं कि अगर इसके साथ साथ, अब इसमें कोई मूल वो नहीं करना, अश्वनी क्रिया नहीं करनी है, ठीक है ना? तो इससे क्या होता है कि धीरे धीरे क्या होता है कि अपान वायु जो होती है, जब हम सांस लेते हैं धीरे धीरे वायु अंदर जाती है, और धीरे धीरे जब छोड़ते हैं तो वायु बाहर आने लगती है। तो इसके द्वारा क्या होता है कि जो एक तो पहला फायदा क्या है कि जो इसका जो हल्दी का जो रस होता है, जो एनस के चारों ओर बाई चांस कब्ज के कारण कोई बैक्टीरिया डेवलप होता है तो उसको खत्म करता है,
ठीक है, ये चीज उन्होंने बता रखी है। अब ये कहते हैं 2-3 मिनट अंदर रख के उसको थोड़ा थोड़ा घुमाते रहना चाहिए और फिर बाहर निकाल के उसको धो के रख दो, 2-3 बार उसको इस्तेमाल करना चाहिए, ठीक है ना। अब कहते हैं ये अपान वायु की कुरूपता को दूर करने के काम करती है। कहते हैं मल मूत्र का त्याग कर लेना चाहिए, उसके बाद भी कर सकते हैं, ठीक है। या मल मूत्र का त्याग करने के बाद करे जाए तो कहते हैं कि ये अपान वायु की कुरूपता के लिए फायदेमंद होता है। अपान वायु का जैसे मैंने बताया मल मूत्र का त्याग करना, ठीक है, तो ये इसमें आता है। और जो ये सबसे फायदा होता है कब्ज के रोग के लिए, ठीक है। लेकिन जिनको जो पाइल्स के रोग के लिए, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि पाइल्स जो इंटरनल पाइल्स होती है जिसके कारण क्या होता है कि अगर देखते हैं जो इंटरनल जिनको पाइल्स होती है जो स्टूल पास करते हैं तो ब्लड भी आने लगता है। और ऐसे पेशेंट अगर आपने ऐसा व्यक्ति देखा होगा तो वो एनीमिक होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि जब स्टूल पास होता है तो जो एनस में अंदर की तरफ जो घाव होते हैं वो उसको मल उसको रगड़ता हुआ लेके आता है, तो घाव में से कहता ब्लड आने लगता है। तो इसलिए जिनको इंटरनल पाइल्स होते हैं उनको बहुत धीमे से इसका प्रयोग करना चाहिए, आसानी से मतलब सरलता से सावधानी से प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ इन्होंने बता रखा, इन्होंने कहा कब करनी चाहिए, सुबह के समय करनी चाहिए, ये चीज है। अच्छा, जिनको ऐसे लूज मोशन की शिकायत है, खासकर उनका जिनको कब्ज की शिकायत होती है उनके लिए फायदेमंद होता है। तो ये चीज उन्होंने क्या है, और कहते हैं कि सबसे अच्छा जो टाइम होता है मूल शोधन का प्रातः काल होता है, ये चीज उन्होंने बता रखी है। और कहते हैं अगर आपको हल्दी की जड़ ना मिले तो जो इंडेक्स फिंगर होती है, इंडेक्स फिंगर में नेल्स कटे होने चाहिए और आगे घी लगाते हुए धीरे धीरे उंगलियों को एनएस से अंदर की तरफ, घी मक्खन नहीं, क्योंकि मक्खन में खटास होती है, अगर कोई घाव हो तो जलन मारता है, तो इसलिए शुद्ध घी जो होता है गाय के वो लगाते हुए धीरे धीरे एनएस से अंदर करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा घुमाना चाहिए, ठीक है। तो इस ये भी किया जाता है, ओके। तो ये इस कहा जाता है, बस वही है कि नेल्स कटे हुए होने चाहिए अगर आप उंगलियों से करते। फिर वही बताया अगर हम हल्दी की गांठ का करते हैं तो उसका फायदा क्या है, जो एनएस के चारों जो मसल्स जो होती है वो एक्टिवेट होती है, उसमें ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर होने लगता है और एनएस का जो कार्य होता है फैलना सिकुड़ना जो होता है सरलता से होने लगता है मांसपेशियों की वर्क कैपेसिटी के कारण, जिससे अपान वायु की कुरूपता दूर होती है, मल त्याग को सरलता से बाहर आ जाता है। ये चीज उन्होंने बता रखा, ठीक है। तो ये मैं बहुत इजी वे में बता रही हूँ। और कहते हैं इसको हम कह सकते हैं महाधोती भी इन्होंने बता रखा है। और ये इसका दूसरा नाम कहते हैं कि हमारा ये जो महाधोती है ये मूल शोधन ही है, और मूल शोधन का दूसरा नाम है जल मूल शोधन, ठीक है। तो ये अलग अलग इन्होंने इसमें बता रखा है, ठीक है ना। तो ये चीज सब इसके अंतर्गत है। इसका जो मेन मुद्दा जो होता है, मेन जो का कार्य है, मूल माने जड़, यानी कि जो आंतों की शुद्धि का इसमें फायदा होता है, आंतों की शुद्धि करता है, यानी कि जो अपान वायु को क्रियाशीलता बढ़ाता है, आंतों की क्रियाशीलता बढ़ाता है, जिससे मल जो होता है सरलता से शरीर से बाहर आ सके। इतना बहुत है कि आगे चलूं आज के लिए तो हम ये कह सकते हैं जो, हाँ जी, इस क्रिया को गणेश क्रिया भी कहते हैं ना? हाँ जी, बिल्कुल गणेश क्रिया कहते हैं, बिल्कुल 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 थैंक बिल्कुल यू, थैंक यू। ये चीज है। देखिए अब इसमें देखिए, अब मैंने पहले भी कहा है कि योग में क्या होता है कि अलग अलग टेक्निक है, आप कैसे 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 कर सकते हैं। अब इसमें अगर हम दूसरी उसमें आते हैं जैसे बस्ती क्रिया, ये भी बड़ी आंतों की शुद्धि के लिए होता है। वो भी दो तरह की होती है, जल बस्ती और शुष्क बस्ती। जल बस्ती का मतलब जैसे आप नाभि तक के जहाँ साफ पानी है खड़े हो गए उत्कट आसन में, उत्कट आसन सबको पता ही है, ठीक है। घुटने में हाथ रखते हुए कमर को से बैंड होते हुए आपको खड़े होना है, क्लियर। तो मतलब जैसे आप चेयर में बैठते हो तो उत्कट आसन कहते हैं। अब इसमें कहता है कि आपने क्या करना है कि जब आप अश्वनी मुद्रा करते हैं तो एनएस को खींचते हैं, जिससे पानी कहा जाता है गुदा से ऊपर जाता है, फिर रोकना है, ठीक है, ताकि वो जो रेक्टम एनएस के थोड़ा पास में जो रेक्टम है मलाशय है वहां पे उसमें वो पानी मल में मिल जाए, फिर और खींचना है। तो ये अभ्यास किया जाता है। और जब थोड़ी देर रोकने के बाद जब आपको लगे कि स्टूल पास करना तो बाहर निकलते हुए आप स्टूल पास कर सकते हैं। तो ये जल बस्ती होगी। ज्यादा रिपीट तो मैं नेक्स्ट सेशन में करूंगी, मैं शॉर्ट में बता रही हूँ। एक होती है शुष्क बस्ती जिसको हम थल बस्ती कहते हैं। थल बस्ती में कहते हैं सिंपल पश्चिमोत्तान है, इसमें 1 फीट पैरों में गैप दिया जाता है, पैर को पकड़ा जाता है, झुकना नहीं है, पैर के अंगूठे का पकड़ना, झुकना नहीं है, ठीक है, सरल पश्चिमोत्तान। पर इसमें वही है कि श्वास बढ़ते हुए एनएस को खींचना है और श्वास छोड़ते हुए एनएस को रिलीज करना है। तो शुष्क का मतलब होता है वायु के द्वारा मल को बाहर निकालना, और जल बस्ती में जल के द्वारा मल को बाहर निकालना। तो मेन मुद्दा क्या है आपका, यहाँ भी वो अपान वायु की क्रूरता होती है, दूर करना। अपान वायु की क्रूरता कैसे दूर होगी, ताकि जब आप एनएस को लॉक करते हो रिलीज करते, ताकि आपकी जो होती है ना आंतों की जो बड़ी आंत है उसमें मूवमेंट हो जाए, यानी कि परासरण हो, एक्सटेंशन हो और कॉन्ट्रैक्शन हो। और जब हमारी आंतें फैलती है सिकुड़ती है तो अपान वायु सरलता से बाहर आती है और अपने साथ मल मूत्र का त्याग सरलता से करती है। तो ये इसका मेन मुद्दा है।
तो मैंने ये वाला जो पॉइंट था बहुत सूक्ष्म में बताया, ठीक है, क्लियर इतना? और इसमें अभी और कुछ पूछना है? बाकी डिटेल में नेक्स्ट उसमें कर लूंगी। इतने में कोई दिक्कत, कोई परेशानी? देखिए बस्ती, अब इसको हम जैसे एनिमा कहते हैं ना, जब जल बस्ती में जैसे उत्कट आसन, अगर आपको दिखता तो मैं बता दूं, जैसे हम ये है ऐसे रखा जाता है उत्कट आसन, और नाभि तक का भाग कहाँ रहता है? पानी में, ठीक है। तो अश्वनी मुद्रा के द्वारा खींचना, जैसे देखो आपने देखा जब अश्वनी मुद्रा करते हैं तो एनस खींचता है तो पानी अंदर जाएगा, रिलीज करेंगे तो पानी तो अंदर आना चाहिए, आसानी से रिलीज करना, तो धीरे धीरे पानी अंदर जाता रहेगा और हमारे रेक्टम में जो जमे हुए मल के साथ वो मिलता रहेगा, यानी कि मल को वो मुलायम करता हुआ, फिर जब आपको लगे कि अब प्रेशर बनने लगा है तो बाहर आ गए और उसको पास किया। लेकिन एनीमा में क्या किया जाता है? एनीमा में हमें कैथेटर के थ्रू, रबड़ के थ्रू पानी गुदा से अंदर डाला जाता है। लेकिन उसमें क्या होता है, एनीमा में जो मॉडर्न उसमें दिया जाता है उसमें आते कार्य नहीं करती, लेकिन हम जो यौगिक, इसको हम यौगिक बस्ती कहते हैं, थल बस्ती, जल बस्ती, ये क्यों है? इसमें हम आंतों की क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं, ठीक है। तो जैसे कहते हैं ना कि हम जो ऑर्गन थोड़ा सुस्त हो गए उनको कहते हैं हम तुम्हें कार्य कराएंगे, तो ऐसी टेक्निक जो है, जो हमारी जल बस्ती होगी या शुष्क बस्ती जिसको हम थल बस्ती कहते हैं, इसके द्वारा हम अपनी बड़ी आंत की क्रियाशीलता को बढ़ाते हैं, यानी जो इनएक्टिव हो जाता है उसको कार्य कराने लगते हैं, और वो जब अपना कार्य सही ढंग से करती है तो अपान वायु की क्रूरता दूर हो जाती है। जबकि एनीमा में हम आंतों की क्रियाशीलता नहीं बढ़ा रहे, उनको कार्य नहीं करा रहे, बस हम सपोर्ट कर रहे हैं ताकि गंदगी बाहर आ जाए। लेकिन क्या होता है, जब आंतें काम नहीं करेगी तो एनीमा का यूज लंबे समय तक चलता रहेगा। और इसमें हम जो कहते हैं यौगिक बस्ती, जिसको हम जल बस्ती या शुष्क बस्ती कहते हैं, इसमें हम आंतों को काम कराते हैं ताकि धीरे धीरे आंतें अपना काम करती रहे और हमें अदर सपोर्ट की जरूरत ना पड़े। जो हमारे शरीर के अंगों का जो मेन काम है, हम इसके द्वारा, योग के द्वारा शरीर के अंगों से वो कार्य कराते हैं जो उन अंगों का कार्य है। क्लियर आज के लिए? कोई डाउट? नो मैम। ठीक है, तो हमें मैम कोई डाउट नहीं है, पर आप कह रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम मैं इसको ज्यादा एक्सप्लेन करके बताऊं। डिटेल में क्योंकि अभी अलग, तो ठीक है, तो हम इंतजार करेंगे श्रद्धा जी आपका भी धोती के लिए। एंड टीना, आप मोस्ट वेलकम, जरूर आइएगा, तो धोती जरूर मैंने कीजिएगा। एक्चुअली ये दूसरी वाली जो किट लेके करी थी बस्ती, जल बस्ती, मैंने देहरादून में थी जब मैं, आपने लेकिन मैंने एनिमा वाली करी थी, ये जल बस्ती जो है वो नहीं करी थी, जो यौगिक तरीके से है। तो वो देखिए ये क्या है कि हमारी जो आंतें जो होती है ना, हमारे आंतें का, बड़ी आंत का काम होता है, छोटी आंत, देखो हमारे शरीर का जो पूरा सिस्टम फैलता सिकुड़ता है, हार्ट भी देखते होंगे फैलता सिकुड़ता है, नीचे वाला भाग ऊपर जाता फैलता। अगर हार्ट फैलेगा नहीं, सिकुड़ेगा नहीं, तो ब्लड पूरे शरीर में कैसे जाएगा? और गंदा जो ब्लड में, जिसमें ऑक्सीजन जो पूरे शरीर में कैसे जाएगी, और जो कार्बन डाइऑक्साइड नाक के थ्रू बाहर कैसे आएगी? ठीक है, उस तरह से हमारी आंतें हैं, फैल रही है, सिकुड़ रही है, तो सबके अलग अलग कार्य है। तो हमारी बड़ी आंत फैलती सिकुड़ती है, तो क्या करते हैं, फैलने सिकुड़ने से आप देखेंगे किसी चीज को दबाओगे, फैलाओगे तो क्या होगा, आगे की तरफ भागेगी। सांप कैसे चलता है? फैलता सिकुड़ता है ना, तभी तो आगे मूव करता है। तो उसी तरह से यहाँ भी ये चीज होती है। तो हमारी बड़ी आंत में जो मल होता है, जो फैलने सिकुड़ने से आगे की तरफ आता है, जब आंतें निष्क्रिय हो जाएगी तो मल वहीं पड़ा रहेगा। तो जो हम ये क्रिया करते हैं ना, जो अश्वनी मुद्रा करते हैं उत्कट आसन में पानी में, तो जब हम करते हैं तो धीरे धीरे पानी भी कहाँ जाता है, थोड़ा थोड़ा कम मात्रा में एनस से होता है और रेक्टम में जाता है। ठीक है, तो हम क्या करें, आंतें दब रही है, फैल रही, दब रही है, फैल रही, तो धीरे धीरे क्या होता है, आंतों की जो काम था, पहले वो कम काम कर रही थी, 10% कर रही थी, 20% करती, जब हम इसको रूटीन में करेंगे, धीरे 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 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद वो अपनी नॉर्मल गति में आ जाएगा। जब हमारी बड़ी आंत अपनी नॉर्मल काम करने लगेगी तो बड़ी आंत से क्या होता है, अपान वायु सही ढंग से काम करेगा, मल मूत्र भी सरलता से बाहर आएगा। तो योग का मेन फोकस ही ये है कि जो अंग का जो कार्य है वो कार्य सही ढंग से करे, यानी स्ट्राइक में नहीं जाना है। जैसे श्रद्धा जी को अगर खाना बनाना अच्छा नहीं लगता, कोई खाना बनाएगा तो श्रद्धा जी खाना नहीं बनाएगी, और किसी दिन करना पड़ जाए तो बिल्कुल परेशानी हो जाएगी। तो कोई हो कहते नहीं हम बनवाएंगे तो तुमसे, अच्छा बने चाहे बुरा बने, बनवाएंगे तुमसे, तो धीरे धीरे आप में फिनिशिंग आई जाएगी। तो यहाँ ये मेरा एग्जांपल है, इसको ऐसा कोई दिल से ना ले। तो यहाँ योग भी यही करती है, योग के जो अंग है वो कहते भले कम करो, लेकिन एक समय ऐसा आएगा, हम अभ्यास में तुम्हें ऐसे ले आएंगे कि सब अंग सही ढंग से कार्य करेंगे। इसीलिए योग में आके आप देखते होंगे ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है, जिनका हाई रहता है,
डायबिटिक लोगों की कंट्रोल हो जाती है, नींद अच्छी आने लगती है, नींद की डेप्थ होती है, लेंथ नहीं होती, आराम, समय पे सोना, समय पे जाना, बिना अलार्म के, और दिन भर वो एनर्जेटिक रहता है। तो योग का सिर्फ, मैंने कहा ना, योग 3 तरह से प्रभाव डालती है, स्थूल रूप में, सूक्ष्म रूप में, सूक्ष्म अति सूक्ष्म रूप में। तो ये योग का प्रभाव है जो शरीर के तीनों प्रभाव, तीनों अंगों को प्रभावित करती है, स्थूल रूप, सूक्ष्म रूप, अति सूक्ष्म, ठीक है ना। तो ये योग के अलग अलग पार्ट है, जिस कारण पूरा शरीर, जो हमारा शरीर है, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ रहता है। इसलिए योग में क्या होता है, जो हमारे ब्रेन के 2 पार्ट है, एक तो हाइपर, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, एक होता है काम डाउन, सिंपैथिक, पैरासिम्पैथिक। तो ये योग का जो हम प्राणायाम करते हैं, जो मेडिटेशन है, ये दोनों पार्ट को बैलेंस करती है। ना तो आप हाइपर होइए, और ये नहीं कि आप बिल्कुल आलसी हो जाए। इसलिए कहते हैं मैम एक योग। क्वेश्चन है यहाँ पर, प्लीज, एक क्वेश्चन है। आपने जलबस्ती के लिए थोड़ा सा मेरा ये पूछना है आपसे कि जब आप जलबस्ती कर रहे हैं और आप उत्तन आसन में हैं, तो जब आप ब्रीद इन कर रहे हैं, तो आप पहले ब्रीद इन प्रॉपर धीरे से जितना खींच सकते हैं सांस, उतना सांस खींचने के बाद आप अपने एनस को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। रिदम, रिदम देखो, शुरू में क्या होता है, फिर आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा, शुरू में क्या होता है कि रिदम नहीं बैठ पाता, प्रेशर पड़ता है ना दिमाग में। लेकिन जब आप धीरे 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 प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो अपने आप होने लगता है। जैसे आप इनहेल करेंगे तो एनस लॉक हो जाएगा, जैसे आप रेचक करेंगे एनस लूज हो जाएगा। नहीं, वो तो हमारे ऊपर भी है ना। इनहेल करते हुए आप पूरा इनहेल करने के बाद भी आप उसको कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और आप साथ साथ भी कर सकते हैं स्लोली इन द प्रोसेस। तो वो कैसे करना चाहिए? एक्सेल करते हुए तो आप यू हैव ओपन दैट कॉन्ट्रैक्शन, लेकिन इनहेल करते हुए 2 चीजें आ जाती हैं, या तो आप पूरी सांस ब्रीथ लें एंड देन आप कॉन्ट्रैक्ट करें, या फिर आप सांस के साथ लेते लेते उसको स्लोली कॉन्ट्रैक्ट करें। मैं वही कह रही हूँ, अभी आपने बताया ना, देखिए प्रैक्टिस, अगर मैं आपके पास आऊंगी तो आप क्या कहोगे, धीमे धीमे करिए जितना आपसे हो, मेरी बात समझ रहे हो। लेकिन जब आप 5, 6, 7 बार करते रहते, कहते हैं आप फोकस करिए कि जैसे जैसे आप, जैसे ग्राफ होता है, धीरे धीरे आप इनहेल करते जा रहे हो, तो उसी रिदम में आप, एरिया कम, प्रेशर जा रहा है, उसी रिदम में आप एनस को भी कॉन्ट्रैक्ट करते रहिए, ताकि पानी जाता रहे। क्योंकि शुरू में अगर आप जैसे आप कहते हैं ना, मुझे धोती में डर लग रहा था, क्योंकि पहले आपने उसको देख लिया इतना बड़ा कैसे होगा, तो हमने क्या कहा, हम उसे आधी काट देंगे, ठीक है, उसकी लेंथ भी कम कर देंगे, पहले दिन इतना जाएगा। तो जैसे जैसे प्रैक्टिस होती रहेगी ना, तो इनहेल यानी कि ब्रीथिंग, जो पूरक की जो मात्रा बढ़ती रहेगी, और धीरे धीरे वो भी एक रिदम में आता रहेगा। लेकिन शुरू में हम एकदम से प्रेशर नहीं देते, जो बिगिनर होता है शुरू में नहीं देते, क्योंकि कहते हैं, अब देखिए यहाँ पे जल बस्ती जो होती है, कहते हैं योगी को भी करनी चाहिए, नहीं योगी को क्या तकलीफ हो सकती है, योगी को भी करनी चाहिए, सबके लिए है। कहावत है ना, योगी जाए 1 बार, भोगी जाए 2 बार, और रोगी जाए बार बार, लेकिन कहाँ जाए, स्टूल पास करने, समझ रहे। तो यहाँ इन्होंने कहा रिदम के साथ करनी है, और हम सबको करनी है। अगर धोती, अगर इन केस हमें बस्ती नहीं करनी, तो हमें कौन सी ऐसी क्रियाएं करते हैं जिसमें हम पेट का दबना होता है, पेट का फैलना होता है। तो बस्ती क्रिया भी वहां के लिए, सिर्फ बड़ी आंत की शुद्धि के लिए। ठीक, तो आप देखिए, करिए रिदम। अगर आपके पास पानी नहीं है, अगर आप नदी नहीं है, तो आप टब में बैठ के भी कर सकते हैं, ठीक है, टब में बैठ के भी कर सकते हैं। तो क्लियर है, आप एक रिदम के साथ करते रहिए। हाँ जी, क्लियर है। और मैम एक पर्सनल क्वेश्चन कर रही हूँ मैम, जैसे जल बस्ती करने से ये आंतें साफ हो जाती है मैम, जैसे बच्चों को कभी कभी कब्ज हो जाता है, तो मैम क्या करना चाहिए छोटे बच्चों को? आते साफ नहीं होती, आंतों में जो मल होता है ना, वो दूर होता है, जो रेक्टम, देखो एनस के पास होता है हमारा रेक्टम, तो वो पानी छोटे जब बच्चों को तो तब क्या करना चाहिए मैम? छोटे बच्चों को हो जाता है, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि साबुन की बत्ती, नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, 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 नहीं। सबसे पहले देखिए बच्चा खा क्या रहा है, उसकी डाइट चेंज करिए। दूसरों उसको जो होती है ना, लिक्विड डाइट ज्यादा दीजिए, फूड दीजिए, जूस मिला के मत दीजिए। जैसे होता है, अगर बच्चा रोटी खाने वाला, तो चोकर वाली रोटी देनी चाहिए, अनाज देना चाहिए जिसमें छिलके हो। अगर वो जैसे संतरा खा रहा है, सेब खा रहा है, तो जूस मत निकाल के दीजिए, डायरेक्ट उसे खाने दीजिए, क्योंकि जो फाइबर होते हैं, ये रफेज का काम करता है, ये डाइजेस्ट नहीं होते, लेकिन जो जब डाइजेस्ट होके हमारी आंतों में जाते हैं, और पानी के साथ मिलके मल को क्या करते हैं, फुला देते हैं, सरलता से मल बाहर आता है, पहली चीज। दूसरी चीज, हमारी अगर हम बात करें अदर्स की, तो पेट में हमें क्या करना है कि देखिए, कहते हैं माँ भी क्या करती है, ग्लव्स पहन के और उंगली से एनस के चारों बच्चे के घी लगा के घुमाती है एनस हल्के हाथ से, और पेट में हल्का सा प्रेशर देती है, ताकि सरलता से मल बाहर आ जाए, क्योंकि जो घी होता है वो जो मल को थोड़ा मुलायम कर देता है।
ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो डाइट भी है, उसके साथ ये भी है। और चीज क्या है कि जब बच्चा अब कितना बड़ा बच्चा है, लेकिन अगर हम बात करें 8 साल 6 साल 5 साल, तो पेट में थोड़ा घी लगाइए, मतलब तेल की मालिश करिए, हॉट फर्मेंटेशन दीजिए, तो वहां भी आप देखेंगे डाइट भी चेंज करते रहिए, तो वो भी पेट को साफ करने में फायदा करता है। बच्चों को कई बार क्या होता है, आप ड्राई फूड देते हैं, जैसे पराठा बना के दे दिए, नहीं, सब्जी लिक्विड चीज भी जरूर देनी चाहिए, पानी की मात्रा होनी चाहिए, ये सब चीजें भी। एनिमा कभी नहीं देना है, और खासकर साबुन ग्लिसरीन ये बिल्कुल नहीं देना है। ये अगर खुदा ना खास्ता देना पड़ जाए, मैं ये योग की बस्ती के अलग कर रही हूँ, ठीक है ना। अगर नेचुरोपैथ के हिसाब से देना है, तो अगर बच्चों को देना है, तो आप नीम के काढ़े का, जो नीम के पत्ते पका के फिर उसे छान के उसके काढ़े का एनिमा देंगे, तो वो फायदा करता है, ठीक है। तो वहां नहीं देना है, मतलब हम जो केमिकल वाला एनिमा नेचुरोपैथ में, प्राकृतिक चिकित्सा में बिल्कुल मना है। क्लियर? घी से कर देना चाहिए, है ना मैम। मैम एक और चीज पूछनी है मैम, जैसे ये कुंभक रेचक और एक इनहेल को मुझे याद नहीं आ रहा मैम, इनहेल को क्या कहते हैं वो ध्यान नहीं आ रहा मैम। कुंभक रेचक और इनहेल को पूरक 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 पूरक, हाँ मैम भूल गई थी। थैंक यू सो मच मैम। वेलकम वेलकम। चलिए और कुछ, और कुछ? थैंक यू मैम। वेलकम। श्रद्धा जी? हाँ जी मैम। हो गया? नेक्स्ट हम चले, फिर पूछना है कुछ? नहीं मैम, मेरा तो हो गया। हाँ, चलिए, लेकिन केमिकल का एनिमा कभी नहीं लिया, तो वो छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि जो वो नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो मैंने फिर कहूंगी वो क्या देना चाहिए, नीम के काढ़े का एनिमा दे दीजिए, नींबू का एनिमा दीजिए, ठीक है, लेकिन साबुन का, ग्लिसरीन का ये एनिमा नहीं देना चाहिए। क्लियर? चलिए, थैंक यू। धन्यवाद मैम। सो मच मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।